देखा जाए तो ये जो टॉपिक है वो वैसे तो आपके आपके टॉपिक नहीं है, एक तरीके से 10वीं का टॉपिक नहीं है। लेकिन एक वर्ड यूज़ हुआ है समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या है यहाँ समझते हैं यहाँ। बस हमें समझना है कि समस्थानिक किसे कहा जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन के क्या है 3 समस्थानिक है। पहला क्या है यहाँ प्रोटियम है, दूसरा ड्यूटेरियम है और तीसरा क्या है ट्राइटियम है। ठीक है? यहाँ आप देखेंगे ये तो आप जानते हैं भाई कि जो परमाणु भार है ना? यहाँ जो परमाणु भार है उसे ऊपर लिखा जाता है और परमाणु क्रमांक को क्या किया जाता है नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो परमाणु क्रमांक क्या है यहाँ समान है। इसका प्रोटियम का, ड्यूटेरियम का और ट्राइटियम का। ठीक है? लेकिन परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार यहाँ क्या हो रहा है आपका 1 है परमाणु भार। ड्यूटेरियम में क्या है 2 है। ट्राइटियम में क्या है आपके 3 क्या है परमाणु भार है। ठीक है? तो ये बोला जा सकता है किसी एक तत्व के क्या हो सकते हैं, एक तत्व का क्या हो सकता है समस्थानिक हो सकता है। समस्थानिक का मतलब क्या हो रहा है यहाँ समान स्थान हो सकता है, लेकिन परमाणु भार क्या रहेंगे अलग-अलग रहेंगे। ठीक है? ये बात याद रखिएगा, आगे इसका यूज़ होगा इसलिए दिखा रहा हूँ। उसी प्रकार क्या है क्लोरीन के समस्थानिक यहाँ बात करें तो क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है ना परमाणु क्रमांक और यहाँ उसके द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ 35 है और यहाँ क्या है 37 है। तो क्लोरीन के यहाँ क्या है समस्थानिक है, समान स्थान है, समान स्थान यहाँ है और द्रव्यमान क्या है अलग-अलग है। ठीक है? ये बात याद रखिएगा। चलिए यहाँ जो जहाँ तक हमने देखे थे वहाँ आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक मेरे हिसाब से ये टॉपिक जो है मैडलिब का जो आवर्त सारणी है इसको हमने समझ गए थे और ज़्यादा रिवीजन नहीं कर रहे हैं। हमने मैडलिब के बारे में पढ़े थे कि ये जब अपना कार्य आरंभ किया था तो कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। ये भी हमने देखे थे और जो मैडलिब ने क्या किया था भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया था। ठीक है? साथ में क्या किया था तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। ठीक है? ये बात भी हमने समझ गए हैं। यहाँ मैडलिब ने क्या किया था क्या कहा था आवर्त सारणी में, है ना? आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्व स्तंभ है उसे समूह, वर्ग या ग्रुप कहा, है ना? उसके अनुसार से उसके बाद जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उसे क्या कहा आवर्त कहा जिसे पीरियड कहेंगे। ये बात हमने समझ गए थे। यहाँ मैडलिब ने क्या किया था दो तत्वों को लिया था ऑक्सीजन और किसको हाइड्रोजन को लिया था क्योंकि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होते हैं तत्वों के साथ अत्यधिक सक्रिय होते हैं और जल्दी क्रिया करते हैं एक तरीके से और ये क्या बनाते हैं यौगिक बनाते हैं। ये भी हमने समझे थे। तो यहाँ क्या है हाइड्राइड लिए थे। हाइड्राइड में आपका क्या है यदि देखा जाए तो RO2 यहाँ लिखा है। R किसको रिप्रेजेंट करता है समूह के किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हमने ये भी देखे थे कि लिथियम को हम कहाँ रख सकते हैं R की जगह रख सकते हैं, है ना? सोडियम को हम R की जगह रख सकते हैं। यहाँ दोनों में भाई आपके क्या है ऑक्साइड है और हाइड्राइड दोनों में भी क्या कर सकते हैं इसमें रखा जा सकता है। ये बात हमने समझ गए थे और आगे बात नहीं कर रहे संयोजकता वगैरह के बारे में बात की थी इसी में, है ना? आए थे ना जहां तक। चले आगे देखा जाए तो ये भी हमने पढ़ लिए थे संयोजकता के बारे में। आगे हम लोग सीधा पढ़ रहे हैं यहाँ किसके बारे में मैडलिब आवर्त सारणी की उपलब्धि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला जो हमारा है वो क्या है तत्वों के अध्ययन में सहायक। अब ये तत्वों के अध्ययन में सहायक कैसे हुआ इसको समझिए। यहाँ बोला है कि मैडलिब के आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों के गुणों में क्या होते हैं क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। एक क्रम के बाद क्या होता है परिवर्तन दिखाई देता है। जो क्या दिया था न्यूलैंड्स ने जो है अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड्स ने क्या किया था क्या कहा था कि पहला तत्व जो है आठवें तत्व के क्या होगा गुणधर्म क्या होंगे समान होंगे ये बोला था। तो इसी प्रकार से यहाँ भी क्या हुआ है जो जो आवर्त में है सॉरी आवर्त नहीं बोलेंगे समूह में जो तत्व है उसके गुणधर्म क्या होते हैं समान होते हैं। तो वही चीज बोला गया है कि मैडलिब के आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों के गुणों में क्या होते हैं क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है।
वहीं एक वर्ग के तत्वों के गुणों में क्या होती है, समानता पाई जाती है। एक वर्ग में किसी एक तत्व को ले लिया जाए और उसका अध्ययन किया जाए तो क्या कर सकते हैं, सारे उस वर्ग के सारे तत्वों का अध्ययन हो सकता है। यदि आप देखेंगे तो आपका क्या है, जो पहला वर्ग है, पहले वर्ग में आपका क्या है, क्या-क्या है, हाइड्रोजन है, फिर क्या है, लिथियम है, फिर क्या है, सोडियम है सोडियम है, फिर क्या है, पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर क्या है, सीज़ियम है, फिर क्या है, फ्रेंसियम है। ठीक है, फ्रेंसियम यहाँ है। अब यहाँ से यदि देखा जाए तो संयोजकता के बारे में, यदि संयोजकता को ही गुणधर्म ले लें हम, तो हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है, यहाँ 1 होगा, लिथियम का 1, सोडियम का 1, पोटेशियम, रुबिडियम और सीज़ियम सभी का क्या होगा, संयोजकता 1 ही होगा। मतलब गुणधर्म क्या है, यहाँ समान है। इसे प्रबल क्षार भी कहा जाता है, प्रबल क्षार धातु कहा जाता है। इसको पहले वर्ग के जो तत्व होते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रबल क्षार धातु कहा जाता है। तो मतलब एक तत्व को यदि हम उठा ले, यहाँ लिथियम के बारे में अध्ययन करें तो ये क्या होगा, वर्ग या समूह या ग्रुप बोल सकते हैं इसको, ये सारे तत्वों के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, तो मैडलिप के जो आवर्त सारणी में यही हमें देखने को मिला कि यदि हम एक तत्व के बारे में यदि हम जाने तो उसके सारे तत्वों को अध्ययन करने में क्या हुआ, सहायक हुआ। तो एक बार और पढ़ रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि मैडलिप के आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, वहीं एक वर्ग के तत्वों के गुणों में क्या होती है, समानता पाई जाती है। अतः किसी वर्ग के एक तत्व के सामान्य गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। इस प्रकार मैडलिप की आवर्त सारणी तत्वों के अध्ययन में सहायक हुई। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरा यहाँ देखें कि नए तत्वों की खोज में सहायक। अब नए तत्वों की खोज में यदि देखा है तो सहायक की बात करें तो मैडलिप ने पहले ही देखो, जो मैडलिप ने क्या बोला था कि तत्वों के जो परमाणु भार है उसके बीच जो अंतर होगा वो 2 से 3 होगा। जो परमाणु भार का अंतर होगा वो 2 से 3 होगा। यदि 6 हुआ तो वो क्या करता था, मैडलिप रिक्त स्थान छोड़ देता था। ज्यादा अंतर हो रहा है, निकटवर्ती जो तत्वों के बीच जो परमाणु भार का अंतर है वो 6 या 6 से अधिक यदि होता था ना तो रिक्त स्थान छोड़ देता था मैडलिप। तो उन्होंने एक तरीके से रिक्त स्थान छोड़ा और एक तरीके से भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी किया, कौन कौन से तत्वों के बारे में भविष्यवाणी किया, एका बोरान है ना, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, इन तत्वों के बारे में क्या किया, भविष्यवाणी किया। और इन्हीं एका बोरान को बाद में कहा गया स्कैंडियम कहा गया, एका एल्यूमिनियम को गैलियम कहा गया और एका सिलिकॉन को क्या कहा गया, जर्मेनियम कहा गया बाद में। ठीक है, एक चीज और जानकारी दे दूं, यहाँ आपके बुक में नहीं है लेकिन ये जो बोरान है ना, वहां जो 11वीं में जो बोला गया है, क्या बोला गया है कि बोरान के नीचे वाला क्या होगा, मतलब नीचे वाला तत्व के लिए खाली जगह था इसलिए एका बोरान कह दिया। एल्यूमिनियम के नीचे था इसलिए एका एल्यूमिनियम कह दिया। और सिलिकॉन के नीचे था इसलिए, मतलब जगह था ना एक तरीके से, तो उसके लिए बोल दिया खाली जगह था, तो नीचे वाले में जगह था इसलिए क्या बोल दिया, एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन यहाँ कह दिया। तो इसी को बाद में देखा गया, क्या देखा गया, जो तत्व एका बोरान का जो उन्होंने भविष्यवाणी किया था, इसका तत्व का जो परमाणु भार इतना होगा, इसका घनत्व इतना होगा, ये गुणधर्म के बारे में बताया था, किसके, एका बोरान के बारे में। लेकिन बाद में ये देखा गया कि स्कैंडियम का जो गुणधर्म है वो किससे मिलता है, एका बोरान से। बाद में ये भी देखा गया कि एका एल्यूमिनियम के लिए जो बोला गया था, किसने बोला गया था, मैडलिप ने जो बोला गया था, उसका गुणधर्म जो है मिलता है। यदि आप देखना चाहें तो देखिएगा, यहाँ इस टेबल से आप समझ सकते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, यहां बोला है, देखिएगा क्या कहा गया, एका एल्यूमिनियम को क्या कहा गया, बाद में गैलियम कहा गया। तो यहाँ परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार देखो, मैडलिप ने क्या किया था, भविष्यवाणी किया था।
और जो खाली जगह था उसके लिए बोला था कि यहाँ एका एल्यूमिनियम तत्व आएगा करके बोला था। और उन्होंने क्या किया था, परमाणु भार को भी बताया था कि परमाणु भार क्या होगा, जो एका एल्यूमिनियम का परमाणु भार होगा वो 68 होगा। ठीक है। बाद में देखा गया कि गैलियम का मतलब एका एल्यूमिनियम की जगह क्या रखें, गैलियम रखें, और गैलियम का जो परमाणु भार है वो क्या है, लगभग लगभग एल्यूमिनियम के समान देखा गया। घनत्व की बात करें तो घनत्व भी वैसी है, गलनांक की बात करें तो लगभग उसको भी देखा गया। और जो ऑक्साइड बना रहे थे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहे थे, और आपका क्लोरीन क्लोराइड के साथ जो सूत्र बन रहा था वो लगभग लगभग क्या थे, समान थे। संयोजकता वगैरह को देखते हैं ना भाई, यहाँ जो ऑक्साइड का सूत्र है और क्लोरीन का सूत्र है, अभी तो नहीं देख रहे हैं लेकिन संयोजकता को देखा जाता है। तो उन्होंने पाया कि एका एल्यूमिनियम का जो गुणधर्म है वो गैलियम के गुणधर्म के समान है। पूरा एक मतलब यहाँ नहीं बोल सकते कि पूरा फिक्स वही चीज है, यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते, लगभग समान है ना। फिर यहाँ एका सिलिकॉन को क्या कहा, एका सिलिकॉन को कहा जर्मेनियम कहा। तो जब देखिए जर्मेनियम का जो परमाणु भार है 72 यहाँ है, और यहाँ क्या है 72.6 यहाँ है। लगभग लगभग क्या है, परमाणु भार भी क्या है, समान है ना। यहाँ 5 घनत्व की बात करें तो 5.5, यहाँ 5.36 उच्च जो घनत्व है उच्च यहाँ है। और ये जो आपके ऑक्साइड और क्लोराइड के साथ जो सूत्र बनाया गया है या उसकी संयोजकता है वो समान देखी गई। तो इसलिए बोला गया कि जो मैडलिफ जो है तत्वों की क्या किया, भविष्यवाणी किया, क्योंकि उन्होंने जो खाली स्थान छोड़े थे। अब आप तो जानते हैं भाई, जो न्यूलैंड्स जो है वो खाली स्थान नहीं छोड़ा था, लेकिन मैडलिफ ने क्या किया था, खाली स्थान छोड़ा था। यहाँ 3 तत्वों के बारे में बताया था, एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। एक बार फिर से बोलिए, एका बोरान को क्या कहेंगे, स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम को क्या कहेंगे, गैलियम, और एका सिलिकॉन को क्या कहेंगे, जर्मेनियम। ये याद रखना है, फिर इसकी थ्योरी हम लिख सकते हैं, इतना बस याद रहे तो ठीक है। तो मैडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए थे, लेकिन न्यूलैंड्स ने स्थान नहीं छोड़ा था, याद रखिएगा। उसकी वो एक कमियां है ना, स्थान नहीं छोड़ा तो उसकी क्या है, कमियां है। उस कमियां को क्या कर रहे हैं, दूर कौन कर रहा है, यहाँ मैडलिफ दूर कर रहा है। तो ये रिक्त स्थान छोड़ा था। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मैडलिफ ने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया या भविष्यवाणी किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्वों के नाम में क्या लगाया, एका उपसर्ग लगाया। एका उपसर्ग का मतलब क्या है, शुरू में जो लगाते हैं ना, जिसको उपसर्ग और प्रत्यय तो आप पढ़े होंगे। प्रत्यय क्या होता है, पीछे में लगाते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं, सामने में लगाते हैं। तो यहाँ जो है उपसर्ग लगाया एका, है ना, एका। तो एका बोरान कहा, एका एल्यूमिनियम कहा, और एका क्या कहा, सिलिकॉन कहा, है ना। तो उदाहरण के लिए बाद में खोजे गए तत्व कौन कौन से हैं, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को क्रमशः पहले क्या कहा जाता था, पहले मैडलिफ के अनुसार क्या कहा जाता था, एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन कहा जाता था। तो ये बात भी आपको समझ आया होगा। संदिग्ध परमाणु भार के बारे में देख चुके हैं। वैसे तो ये हमने समझे थे कि पहले जो मान्यता थी कि कार्बन का जो परमाणु भार है वो कितना, परमाणु क्रमांक कितना है, नहीं परमाणु भार था ना, 12 था ना परमाणु भार, और कार्बन और क्या था आपका, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना था, 14 था। यदि ये भी हमने देखे थे ना, जो परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांक भार गुना संयोजकता के बराबर होता है। तो जो तुल्यांक भार होता है, तुल्यांक भार कितना लिए थे हमने, 4.5 लिए थे, जहां तक मुझे याद है। 4.5 को गुना किए थे किससे, 3 से किए थे, तो कितना आया था, कितना आ रहा है देखो तो, 13.5 आ रहा है, 13.5 आएगा ना। तो ये जो है 13.5 अब किसके किसके बीच है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच रखा जाना चाहिए, किसका कहना था, दूसरे वैज्ञानिकों का कहना था। लेकिन बाद में समझाया, ये जो 3 है, ये याद रखिएगा, ये 3 क्या दिखाता है, संयोजकता को दिखा रहा है। ये 3 क्या दिखा रहा है, संयोजकता को दिखाया जा रहा है। पहले ये मान्यता थी कि
इसकी संयोजकता क्या है, त्रिसंयोजकी है। यहाँ लिखा है ना त्रिसंयोजक, यहाँ बोला गया था। लेकिन बाद में मैडलिफ ने बताया कि इसकी संयोजकता 3 नहीं है, क्या है, 2 है। अब 2 से जब गुना करते हैं यहाँ कविता, तो क्या होगा, यहाँ 4.5 का गुना हम क्या कर रहे हैं, 2 से करेंगे तो इसका मान कितना आता है, 9 आता है ना। और 9 जब आया तो उन्होंने किसके किसके बीच रखा, यहाँ देखिएगा, देखेंगे तो बेरिलियम का स्थान जो है वो सुनिश्चित किया। एक तरीके से संदिग्ध मतलब क्या है, पता नहीं, पता न रहना, को उसी को बोलेंगे ना संदिग्ध, संदिग्ध अवस्था या संदिग्ध आदमी बोल सकते हैं जिसके पता नहीं उसके बारे में। तो संदिग्ध परमाणु भार में क्या किया गया, सुधार किया गया। तो मैडलिफ के आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। पहले बेरिलियम की संयोजकता क्या मानी जाती थी, त्रिसंयोजक माना जाता था। लेकिन बाद में मैडलिफ ने सुधार किया, उन्होंने बताया कि बेरिलियम का जो संयोजकता है वो त्रिसंयोजक ना होके क्या होता है, द्विसंयोजक होता है। उसका स्थान लिथियम और बोरान के बीच रखा गया। लिथियम को कहाँ, बेरिलियम को कहाँ रखा, लिथियम और बोरान के बीच रखा गया, क्योंकि पहले ये मान्यता थी कि बेरिलियम की जो परमाणु, सॉरी, बेरिलियम की जो संयोजकता है वो त्रिसंयोजक होता है। लेकिन बाद में उन्होंने सही किया कि इसका बेरिलियम की संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। उसके आधार पर बेरिलियम को कहाँ रखा, लिथियम और बोरान के बीच रखा। इसी प्रकार से अन्य तत्वों के जो परमाणु भार के आधार पर उसको ठीक किया, जिसमें क्या है, इंडियम है, फिर क्या है आपका यूरेनियम आदि तत्वों के परमाणु भारों में भी इस प्रकार सुधार किया गया। तो ये हमने देखे संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। आगे यहाँ आए, अक्रिय गैसों का स्थान यदि देखा जाए तो याद रखिएगा मैडलिफ के जो आवर्त सारणी जो दिया था उसमें 8 क्या थे, यहाँ 8 क्या थे, वर्ग बोलो या समूह बोलो या ग्रुप बोलो, तो 8 क्या थे, यहाँ वर्ग थे। वर्ग कितने थे, 8। और आवर्त की बात करें तो आवर्त आपके थे 7 थे, याद रखिएगा 7। वैसे आपके बुक में जो है कितना दिया है, 6 ही दिखाया गया है, लेकिन यहाँ आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, वर्ग 8 होते हैं। लेकिन बाद में रेमसे जो वैज्ञानिक आए, रेमसे वैज्ञानिक ने क्या किया, एक और वर्ग जोड़ दिया। और वो वर्ग क्या है आपका, अक्रिय गैस का एक क्या कर दिया था, वर्ग जोड़ दिया था, जिसे क्या कहते हैं, सालनी बोले ना अभी, शून्य वर्ग कहा गया, या उसे 8वां वर्ग कहा गया, सॉरी 9वां वर्ग कहा गया। 9वां वर्ग होगा ना मैडलिफ के हिसाब से, 9वां वर्ग। और आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर यदि देखा जाए, आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर देखा जाए तो कौन सा वर्ग होगा, 18वां वर्ग होगा, है ना, 18वां वर्ग होगा। क्योंकि ये याद रखिएगा, एक बार और डिस्कस कर लें फिर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ ये मैडलिफ के आधार पर है ना, ये मैडलिफ के आधार पर क्या है, मैडलिफ ने जो आवर्त सारणी दिया था उसमें वर्ग कितने थे, 8, आवर्त कितने थे, 7 थे, इतना याद रखिएगा। फिर क्या है, फिर कौन आया यहाँ आधुनिक आवर्त को देने वाला, मोसले है ना, तो यहाँ मोसले लिख लेते हैं। मोसले ने क्या कहा, वर्ग कितने होंगे, 18। और आवर्त कितने बोले थे, आवर्त कितना बोले हैं, आवर्त जो अपने आवर्त सारणी में दिया है वो कितने हैं, 7 है, इसको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ हमें समझना है कि मैडलिफ ने जो वर्ग दिया था, वर्ग बताए थे, यह तत्वों को 8 वर्गों में क्या किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। लेकिन बाद में कौन आए, रेमसे आए। रेमसे वैज्ञानिक ने क्या किया, एक और वर्ग जोड़ दिया, जो क्या था आपका 9वां स्तंभ, या उसी को क्या कहेंगे, शून्य समूह के रूप में जोड़ा गया, 9वां स्तंभ जोड़ा गया। और वैज्ञानिक का क्या नाम था, रेमसे वैज्ञानिक ने द्वारा जोड़ा गया था। अब यदि देखा जाए तो मैडलिफ के समय जो है 8 वर्ग 7 आवर्त थे, लेकिन जब रेमसे के द्वारा क्या किया गया, एक और वर्ग जोड़ा गया, तो टोटल यहाँ कितना हो गया, 9 क्या हो गए, यहाँ वर्ग हो गए। ठीक है, ये बात समझ आ गया होगा।
अक्रिय गैसों का स्थान मेडलिप के समय हीलियम हीलियम है, नियॉन है, आर्गन जैसी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए आवर्त सारणी में इनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। मेडलिप के समय जो है आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं रखा गया था। जब इन गैसों की खोज हुई, इन तत्वों का एक अलग समूह बनाकर आवर्त सारणी में नौवां स्तंभ, जिसे क्या कहेंगे, शून्य समूह के रूप में वैज्ञानिक जो है आपके रैमसे द्वारा जोड़ा गया। इसको देख लिए। अब यहाँ तक हमने उपलब्धि के बारे में पढ़ रहे थे। सीमाएं का मतलब यहाँ देखिएगा कमी से होता है, कमियां से होता है, जिसे विसंगतियां भी बोल सकते हैं। तो मेडलिप आवर्त सारणी की सीमाएं के बारे में यहाँ देखें तो पहला क्या है, हाइड्रोजन का स्थान क्या है, अनिश्चित है। याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में भी क्या है, जो हाइड्रोजन का स्थान है अभी भी क्या है, अनिश्चित है। क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन जो है ना, हम ये बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जो तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे हम बोलते हैं क्षार धातु के रूप में बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन त्याग भी देता है और ग्रहण भी कर लेता है, ये दिक्कत है ना। जो आपके मतलब बाईं ओर जो तत्व के जो समूह है उसमें ज्यादातर क्या देखने को मिलेंगे आपको, धनायन बनाता है, मतलब धनायन बनाता है। और ये आप आगे पढ़ भी चुके हैं कि जो तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, उसे अधातु कहते हैं। ये बात तो समझ गए। अब यहाँ अब ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, दोनों काम करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग भी देता है और ग्रहण भी कर लेता है। अब इसको क्या बोलेंगे बताओ, ये दोनों हो रहा है एक तरीके से। तो इसका स्थान जो है निश्चित इसीलिए बोला गया है। वैसे तो आवर्त सारणी में पहले पहले वर्ग के ऊपर टॉप में रखा जाता है किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ जो है हाइड्रोजन क्या है, क्षार धातु के आयनों, सोडियम जो क्या करता है, धनायन बनाता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग के। पोटेशियम भी क्या करता है, धनायन बनाता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग के। की भांति H+ आयन तथा हैलोजन आयन है आपका, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, की भांति क्या करता है, H ऋण आयन भी बनाता है। इसलिए यह निश्चित नहीं किया जा सका कि उसे किस वर्ग में रखना उचित होगा, ये बता नहीं पाए, है ना। एक चीज और, ये हैलोजन समूह कहा जाता है। तो यहाँ देखिएगा जो 17 जो समूह है या वर्ग है, इसे क्या कहा जाता है, हैलोजन समूह कहा जाता है। ठीक है, हैलोजन समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो समुद्र में जो लवण होते हैं ना, लवण होते हैं, इन्हीं तत्वों से मिलकर बने होते हैं। आपका कौन कौन सा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है, फिर क्या है, टेंसिन यहाँ है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो आपका क्या है, एस्टेटाइन है और टेंसिन यहाँ है, ये जो तत्व है ये रेडियो धर्मी तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं, रेडियो धर्मी तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ आपके यहाँ याद रखिएगा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन, ये क्या है आपके, इसको क्या बोला जाता है, हैलोजन तत्व कहा जाता है। तो इसी के बारे में यहाँ बात किया गया है। क्या बात किया गया है, देखिएगा यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ कि हाइड्रोजन क्षार धातुओं के आयनों सोडियम पोटेशियम की भांति H+ आयन बनाते हैं। और जो हाइड्रोजन आयन है, आपने देखे ना, क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन, ये सब क्या है आपके, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये क्या है आपके, हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। हाइड्रोजन का मतलब याद रखिएगा, जो समुद्र हाइड्रोजन तत्व बोल सकते हैं, ये तत्व क्या करते हैं, समुद्र में जो लवण बनते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की तरह ये क्या करता है, ऋणायन भी बना लेता है ना। हाइड्रोजन आयन के भांति क्या करता है, ये H- आयन भी बनाता है। इसलिए यह निश्चित नहीं किया जा सका कि उसे किस वर्ग में रखना उचित होगा, क्योंकि ये धनायन और ऋणायन बना लेता है, कौन, हाइड्रोजन।
इसलिए इसका स्थान निश्चित नहीं किया गया। समझ गए होंगे, क्योंकि आपका सोडियम है, ये क्या है, आपका धनायन बनाता है, क्लोरीन क्या करता है, ऋणायन बना लेता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो ये क्या है, सोडियम की भांति क्या करता है, H प्लस आयन बनाता है। और क्लोरीन की भांति ये क्या करता है, ऋणायन भी बना लेता है। इसलिए जो है हाइड्रोजन का स्थान जो है निश्चित नहीं किया गया। ये क्या है, हाइड्रोजन का स्थान क्या है, अनिश्चित है। फिर देखा जाए तो जो भारी तत्वों को हल्के तत्वों के से पहले रखा गया, ये तो समझा जा सकता है। संयोजकता के अनुसार रखे जाने पर कुछ स्थानों पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया। जो मेंडलीव ने जो नियम दिया था उसके अनुसार क्या है, नहीं है या सही नहीं है। जिसकी यहाँ कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट की परमाणु भार कितना है, 58.9 है। और निकेल का परमाणु भार कितना है, 58.7 है। और ये पहले रखा गया, मतलब परमाणु भार क्या है कोबाल्ट को। यहाँ हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तब समझ आएगा। पीरियोडिक टेबल नीचे में है ना, ये ऊपर में है। हाँ, तो यहाँ देखिएगा ये क्या है, कोबाल्ट है और ये क्या है, निकेल है। देख लीजिए यहाँ ये क्या है, कोबाल्ट और क्या है यहाँ, निकेल यहाँ है। तो कोबाल्ट और निकेल को ध्यान से देखा जाए तो कोबाल्ट और निकेल को देखें तो ये आयरन तो ठीक है, आयरन क्या 55.85 है। उसके बाद क्या है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बोला है ना, क्योंकि मेंडलीव ने क्या किया था, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को जमाया था। तो यहाँ 55.85 हुआ, फिर 58.93 हुआ। अब उसके बाद क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो कम हो रहा है तो उसके हिसाब से यहाँ देखा है तो निकेल को पहले रखना चाहिए। किसके पहले, कोबाल्ट के पहले रखना चाहिए, कोबाल्ट को उसके बाद में रखना चाहिए, है ना। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया था, संयोजकता के आधार पर जमा दिया था। और ये भी बोला था कि इसको हम परमाणु भार के हिसाब से भी जमा रहे। ये गलत कर दिया इन्होंने, है ना। तो ये बात समझ आया कि कोबाल्ट निकेल को क्या रखना चाहिए, कोबाल्ट के पहले रखना चाहिए। ये किसने कहा, मतलब ये इसकी क्या है, कमियां हैं। और इन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकेल को बाद में रख दिया। तो परमाणु भार में अंतर देखा गया। यहाँ देखिए ना, यहाँ 55, यहाँ देखो 54 से क्या हो रहा है, 55 हो रहा है, बढ़ रहा है। 55 से 58 हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ 58.93 से 58.71 घट रहा है। तो यहाँ परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया गया भाई, और इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा काम कर दिया। तो इसीलिए बोला गया कि निकेल को पहले रखना चाहिए, किसके, कोबाल्ट के पहले रखना चाहिए। ये क्या है, उसकी कमियां यहाँ देखने को मिला। चलिए आगे और देखें, यहाँ ये समझ आ गया, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना, ये इसकी क्या है, कमियां है। फिर आगे यहाँ देखें, समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। देखिए मैंने समस्थानिकों के बारे में यहाँ बताने की कोशिश किया था। कौन सा था ये, हाइड्रोजन वाला था ना, ये वाला। यहाँ आप देखेंगे तो समस्थानिकों का मतलब क्या है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। और ये क्या है, हाइड्रोजन के क्या है, समस्थानिक है। और प्रोटियम में क्या है, परमाणु भार 1 है, ड्यूटेरियम में परमाणु भार 2 है, ट्राइटियम में परमाणु भार क्या है, 3 है। तो यहाँ इसके जो स्थान है वो क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, यहाँ समान है ना। लेकिन फिर भी क्या किया गया, यहाँ क्या बोला है, अब इसको समझिएगा क्या बोला गया है। समस्थानिक का मतलब समझ गए ना, जिसका स्थान समान होता है लेकिन परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है, बस इतना है। तो यहाँ देखिएगा क्या बोला गया है कि समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान, किंतु क्या है, परमाणु भार क्या है, अलग अलग है ना। अतः उन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, परंतु मेंडलीव जो है आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं रखा था या नहीं था। जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था, ठीक है। फिर क्या बोला है देखिएगा, चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं,
एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। एक तत्व से दूसरे तत्व तक आगे बढ़ते हैं तो परमाणुओं का भार जो है नियमित रूप से नहीं बढ़ना, एक तरीके से उसकी क्या है, कमियां है। सीमाएं मतलब कमियां। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्व के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। तो यही चीज यदि देखा जाए तो तत्व, दो तत्व है, मान लो दो तत्वों के बीच या जितने भी तत्व है उनके बीच जो है परमाणु भार क्या है, नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। ये उसकी क्या है, कमियां हैं। तो ये हमने देख लिए मेडलिव की जो उपलब्धि है ना, मेडलिव की क्या है, उपलब्धि है, और क्या है यहाँ सीमाएं यहाँ हमने देखे हैं। ठीक है, समझ आया होगा। ठीक है, आगे यहाँ कुछ प्रश्न है उसको देखते हैं। तो मेडलिव क्या बोला है, लूथर मेयर के द्वारा तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। लूथर मेयर ने क्या किया था, तत्वों को क्या किया था, वर्गीकृत किया गया था। तो उसका आधार क्या था, परमाणु के भार और परमाणु आयतन को आधार माना था। ठीक है, मेडलिव के आवर्त सारणी के समूह 1 व 2 में पाए जाने वाले प्रथम 4 तत्वों के नाम तथा संकेत लिखिए। बताइए, समूह 1 और समूह 2 4 तत्वों के नाम लिखिए और संकेत लिखिए। तो क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम। ठीक है, फिर दूसरे समूह की बात करें तो क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है। 4 तत्व के बारे में बता दिए। फिर क्या है, दूसरा प्रश्न देखिएगा, सॉरी तीसरा, मेडलिव के आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे, उनमें रखे गए तत्वों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से तत्व है, एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। ठीक है, और इसके स्थान में क्या क्या रखा गया, क्या रखा गया देखिएगा, हाँ, स्कैंडियम, गैलियम और क्या है, जर्मेनियम रखा गया। ठीक है, एक बार फिर से, एका बोरान की जगह स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम, एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम रखा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन दो तत्वों के नाम लिखिए जिनके संदिग्ध परमाणु भार में मेडलिव द्वारा सुधार किया गया। तो कौन कौन से तत्व, दो तत्वों के नाम बताने हैं। तो हम तो जानते हैं कौन कौन सा तत्व है, पहला क्या है, बेरिलियम है, बेरिलियम को याद रखना ना, बेरिलियम है। इंडिया से इंडियम याद रख लेना। फिर क्या है, यूरेनियम। ये 3 तत्व के जो संदिग्ध परमाणु भार थे उसको ठीक करने का काम मेडलिव ने किया। फिर क्या बोला है, 5वां प्रश्न, अक्रिय गैसों को एक पृथक समूह में रखने का क्या कारण है, लिखिए। देखिए, अक्रिय गैसों को अलग रखने का कारण ये है, यदि मैं बताऊं तो यहाँ जो है, ये जो अक्रिय गैस है ना, ये किसी भी तत्व के साथ जो है क्रिया नहीं करते हैं। इसका अष्टक पूर्ण रहता है ना, पूर्ण रहता है, इसलिए इसको अलग रखा गया है।